सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन किए थे। उससे रिलेटेड जो है हमने 3 पार्ट्स में जो है क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का, और उसके बारे में आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, मैंने भी अपनी क्लास में पढ़ाया है। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च के कौन कौन से मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। ढेर सारे जो है मेथड्स के बारे में हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। साथ ही में उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी, रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आईसीटी में रिसर्च का क्या यूज़ होता है और रिसर्च एथिक्स क्या होता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पे ही जो है एनटीए ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग जो है अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अब जो पार्ट स्टार्ट होगा वो बेसिकली आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से जो है पीवाईक्यूज का सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना देरी करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लेगरिज्म से, जो कि बेसिकली रिसर्च एथिक्स का जो एक पार्ट है प्लेगरिज्म, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, देखो अब क्वेश्चन दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड हम काफी सारे फैक्ट्स भी देखेंगे, काफी सारी चीजें और नहीं भी देखेंगे। क्या है, ए स्टूडेंट सबमिट्स पीएचडी थीसिस इन ए यूनिवर्सिटी अपॉन scrutiny it is found that his her thesis has a similarity content of 35%. This would fall in which of the following categories of plagiarism according to UGC regulation? एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी शोध प्रबंध जमा करता है। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसकी विषय वस्तु के 35% भाग में समरूपता पाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमनों के साथ निम्नलिखित में से यह एक साहित्य चोरी के किस स्तर में आता है? अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्लेगरिज्म होता क्या है। चलो, प्लेगरिज्म क्या होता है? कोई बताएगा प्लेगरिज्म क्या होता है? कोई भी? सबने पढ़ा होगा क्लास में। तो प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो प्लेगरिज्म से आश्रय या साहित्यिक चोरी से आश्रय या अभिप्राय उससे है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा या जब किसी और व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य, विचार या फिर किसी भी तरीके के जो उपाय हैं उनको जो है अपने उन उपायों का एक तरीके से नकल करके पूरी तरह से अपना कोई अनुदित या अपना कोई मौलिक ग्रंथ बनाना। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करें कि किसी के द्वारा किए गए कार्य को अपना बताकर या उसकी नकल करके जो है उसे अपना बता देना, तो ये क्या हो गया? साहित्यिक चोरी हो गई। अब सीधी सी बात है, अगर हम और भी सिंपल जाएं तो घर में क्या है, काम कोई और करता है बट उसका क्रेडिट कोई और लेना चाहता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके की चोरी है। तो उसी को जो है जब हम थीसिस में करते हैं तो किसी ने कोई कंटेंट लिखा है, किसी ने अपने विचार लिखे हैं, अगर कोई दूसरा पर्सन जो है उसके विचारों को चुरा कर या उसकी नकल करके अपना कोई एक मौलिक ग्रंथ बनाने की कोशिश करता है या अपना मौलिक ग्रंथ बनाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म। अभी प्लेगरिज्म जो है कई लेवल्स पर हो सकता है। देखो, थोड़ा बहुत हिंट हर कोई उठाता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई तुम पूरा डिट्टो नकल कर दोगे उसका तो वो सही नहीं है। तो आपने किसी के विचारों को चुरा लिया, आपने किसी के उपायों को चुरा लिया है। ठीक है, तो अब यही प्लेगरिज्म कई लेवल पर होता है। तो प्लेगरिज्म बेसिकली 4 लेवल पर होता है। क्या है? पहला होता है आपका जीरो लेवल, दूसरा फर्स्ट लेवल, ठीक है, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। एक एक करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 लेवल हो गए हैं, एक एक करके देखते हैं। दोबारा से लिख देता हूं मैं। क्या है आपका? सबसे पहले दिया हुआ है जीरो लेवल प्लेगरिज्म क्या होता है? जब 0 से लगा के 10% तक सिमिलैरिटी आपके कंटेंट में पाई जाती है। ठीक है, अगर 0 से लगा के 10% तक की समानता आपके कंटेंट में है तो आपका जीरो लेवल आपका प्लेगरिज्म माना जाएगा। इसमें क्या होगा? किसी प्रकार का कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका फर्स्ट लेवल।
दूसरा क्या है फर्स्ट लेवल, जो कि 10 से लगा के 40%। अगर आपके कंटेंट में जो है 10 से 40% तक की समानता पाई जाती है तो वो क्या आता है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ प्लेगरिज्म। इसमें क्या है कि जो भी शोधार्थी है या जो भी व्यक्ति है उसे अपने संशोधित आलेख को 6 महीने की निर्धारित अवधि में क्या है दोबारा से जमा करना होता है। तो क्या लिखे यहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम 6 मंथ में, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम 6 मंथ में जो है अपना संशोधित आलेख को क्या करना होगा जमा करना होगा। सेकंड लेवल क्या है, सेकंड लेवल में आपका 40 से लगा के 60%। अगर इतना परसेंट तक की सिमिलैरिटी आपके कंटेंट में पाई जाती है प्लेगरिज्म की, तो आप क्या है कि उस व्यक्ति को या उस छात्र को या उस शोधार्थी को अपना संशोधित आलेख जमा करने से 1 साल के लिए वंचित कर दिया जाता है। मतलब 1 साल तक आप अपना संशोधित आलेख को जमा नहीं कर सकते हैं, 1 ईयर तक नहीं कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड लेवल आता है आपका 60% से ज्यादा। और अगर आपके कंटेंट में आपके थीसिस में 60% से ज्यादा प्लेगरिज्म पाया जाता है तो आपका उस कार्यक्रम के लिए जो है जो रजिस्ट्रेशन है वही क्या हो जाता है कैंसिल कर दिया जाता है। तो प्लेगरिज्म के कितने लेवल्स हैं 4। तो इस पे क्वेश्चन एनटी ने कई बार पूछा है अलग अलग लेवल्स पर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। परसेंटेज भी ध्यान रखना कि 0 लेवल से आता है। देखो लेवल 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है, 0 से स्टार्ट है, तो 0 1 2 3 है, टोटल 4 है बट स्टार्ट 0 से है। क्लियर। अब क्वेश्चन की तरफ देखो, ठीक है, समझ गए इतना हम लोग। उसने बताया है कि कंटेंट में जो है कितनी % सिमिलैरिटी पाई जा रही है 35। अब 35 क्या किस में आया था बताओ, पहले में था 0 से 10, दूसरा था 10 से 40, तो 35 इसी के बीच में आएगा, है ना। तो ये कौन सा हो गया लेवल फर्स्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का कि द पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर दैट गिव्स एन ओवरव्यू, कि रिसर्च पेपर का वह कौन सा पार्ट है या शोध आलेख का वह कौन सा पार्ट है जो गिव्स एन ओवरव्यू, जो ओवरव्यू देता है ऑफ द फील्ड ऑफ द टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द इन्वेस्टिगेटर्स हाइपोथेसिस अबाउट द रिसर्च आउटकम इज कॉल्ड। शोध आलेख का वह कौन सा भाग है जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगावलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप अपना रिसर्च क्या है आलेख लिख रहे होते हैं तो आप उसमें जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं कि आपका ओवरव्यू पूरा कि आप जो थीसिस लिखने वाले हैं उसका क्या ओवरव्यू है और उसका क्या आउटकम है, ठीक है। तो वो सारा चीजें आप उसमें लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, if a researcher wants to select a sample from a population such that each member in the population of interest has an equal chance of being selected in the sample, the researcher in following, एक टर्म इसमें दिया हुआ है अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, has equal chance of being selected in the sample, ठीक है। इक्वल चांस क्या है, यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार से करना चाहता है कि लक्ष्य है जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त होता है, तो यह शोध का प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए कौन सा है, पढ़ा होगा। हाँ किसी ने बताया है भाई रैंडम सैंपलिंग, रैंडम। अब रैंडम सैंपलिंग यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन में क्या है कि पॉपुलेशन में सभी को क्या किया जाता है समान अवसर दिया जाता है चुनने का, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। नेक्स्ट है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज, आप लोग जो है जब कुछ भी लिखते हैं चाहे वो अपना अभी अगर आप मास्टर्स में तो आपने असाइनमेंट्स लिखे होंगे, कुछ लोगों ने अपने पेपर्स भी पब्लिश किए होंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हो फुट नोट्स लिखते हो, ठीक है, फुट नोट्स लिखते हो, ठीक है, बिब्लियोग्राफी लिखते हो, ठीक है। बिब्लियोग्राफी एंड फुट नोट्स रिसर्चर समटाइम्स यूज द एब्रिविएशन TR
तो कई बार जो है ऐसे कुछ एब्रीविएशन है जिनका आप लोग अपने फुटनोट्स में या फिर विवियोग्राफी में यूज करते हो। तो इसमें एक टर्म दिया हुआ है टीआर, तो वो टीआर एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। तो वो किसके लिए यूज करते हैं बेसिकली बताइए? आप लोग सब यहाँ पर रिसर्चर बनने वाले हो, ठीक है, रिसर्च के लिए ही तो दे रहे हो ना आप, असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। तो अब किसके लिए आप लोग इस यूज करोगे टीआर का यूज? देखो टीआर से आप किसके लिए करोगे? पहला दिया हुआ है ट्रांसिट, दूसरा है ट्रांसपोर्टेड, तीसरा है ट्रांसलेटेड और चौथा है ट्रांसस्क्रिप्ट। कोई बताएगा? हाँ, किसी का ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेटेड। तो टीआर का यूज बेसिकली किसके लिए किया जाता है? अनुदित, ट्रांसलेटेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसर्च मेथड से। तो रिसर्च मेथड हमने हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है, ठीक है, उसके बाद सर्वे रिसर्च मेथड है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, ये सारे क्या है आपके रिसर्च के मेथड्स हैं। तो उन्हीं से जो है रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे। दूसरा क्या है? पहला स्टेटमेंट है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली स्ट्रक्चर्ड वेयर एज इन क्वालिटेटिव रिसर्च द अप्रोच इज इनवेरिएबली अनस्ट्रक्चर्ड। मात्रात्मक शोध विशिष्टता अधिक संचरित होता है। अब मात्रात्मक शोध देखो, जब क्वांटिटेटिव की बात आती है तो हम लोग वहां पे सांख्यिकीय डाटा की बात करते हैं, गणितीय प्रक्रियाओं की बात करते हैं, जो कि क्या होती है आपका संचरित होती है, एक स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। और जब हम लोग गुणात्मक किसी के गुणों की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं, जहां पर गैर संख्याओं का यूज करते हैं, मतलब उसको अंतर्दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो मात्रात्मक जो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, वो क्या है आपका? मात्रात्मक है, मतलब स्ट्रक्चर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो विशिष्टता अधिक संचरित होता है, जबकि गुणात्मक शोध में शोध उपागम निरपवाद रूप से असंचरित होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है अपना में सही है। दूसरा दिया है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर कंसर्न्ड विद डाटा रिडक्शन। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित होते हैं। बिल्कुल होते दोनों में डेटा ही है, बट एक में सांख्यिकीय होते हैं और दूसरे में असांख्यिकीय डेटा का यूज किया जाता है। मतलब एक में गणितीय डेटा और दूसरे में अगणितीय डेटा का, तो बट होता दोनों में डेटा ही है, ठीक है। तो डेटा की जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए इन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध का यूज किया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, अभी मैंने जस्ट बताया ही था, बोलिए क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? ए स्टूडेंट्स कमिट्स लेवल 2, अभी लेवल 2 पे क्वेश्चन, मतलब लेवल 1 पे आया था, अब लेवल 2 पे है। प्लेगरिज्म व्हाइल सबमिटिंग थीसिस डिसर्टेशन एज पर यूजीसी रेगुलेशन द स्टूडेंट शैल बी। अब मैंने आपको बताया था वहां पे लेवल 2 है, अगर लेवल 1 है तो 6 महीने के अंदर उसको अपने संशोधित आलेख को जमा करना होगा, और अगर लेवल 2 है तो 1 साल तक जो है अपना संशोधित आलेख जमा कर ही नहीं सकता है, ठीक है, उसको रोक दिया जाएगा। तब देखो कहाँ लिखा हुआ है, 6 महीने वाला तो हटा दो, सेकेंड 6 मंथ, 1 वर्ष की अवधि के अंदर अनुबंधित समय अवधि में संशोधित पांडुलिपि जमा करने को कहा जाएगा नहीं, मना किया जाएगा, तो पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। debarred from submitting a revised script for a period of 1 year, तो 1 साल के अंदर जो है इसको संशोधित जमा करने से वर्जित किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से जो है एक एब्रीविएशन दिया है आप लोगों का, क्या होगा? वन ऑफ द commonly used abbreviation in respect of writing by researcher is wide, which means wide का क्या मतलब होता है? बोलो, wide का से संदर्भित या रेफर टू, कि कहां से लिया गया है। वाइड एब्रीविएशन यूज किया गया है रेफर्स के लिए, कि किस चीज से लिया गया है, ठीक है, ये किससे संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन अप्रोच टू रिसर्च in which the investigators creates an environment similar to one of interest order to study behavior in a realistic way refers to। शोध करने के एक उपागम में जिसमें कोई अनुसंधानकर्ता वास्तविक तरीके से व्यवहार अध्ययन के क्रम में किसी रुचि अनुरूप एक परिवेश निर्मित करता है। अगर बहुत सिंपल देखो तो बात क्या चल रही है कि अध्ययन के क्रम में अपनी रुचि के अनुरूप परिवेश निर्मित करता है।
तो यह किससे संबंधित होगा, बोलो। देखो किससे संबंधित होगा, अगर अपनी रुचि के अनुरूप आप लोग अगर इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, सिमुलेशन की प्रक्रिया। सिमुलेशन अनुरूपण, ठीक है। अपने ही अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अगर आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपका सिमुलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और ये क्वेश्चन कई बार सिमुलेशन पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एनटीए के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, चलो एथिकल, रिसर्च एथिक्स, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, रिसर्च एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। फिर से एक और क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्या दिया हुआ है, एथिकल वायलेंस occur when a researcher engage in plagiarism or falsifying data। नैतिक उल्लंघन तब घटित होते हैं जब शोधकर्ता साहित्यिक चोरी अथवा आंकड़े को अयथार्थ रूप में प्रस्तुत करने में भाग लेता है। बिल्कुल भाई, सीधी सी बात है, नैतिक उल्लंघन कब घटित होगा जी, जब जो है इसको यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा है, ए रिसर्चर कैन नॉट साइट ए वेल नोन एंड स्टेबलाइज्ड फैक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग सिटेशन। कोई शोधकर्ता किसी सुविख्यात और स्थापित तथ्य को बिना उद्धरण संदर्भ प्रदान किए इसे उद्धृत नहीं कर सकता। कर सकता है, ये गलत दिया हुआ है, कर सकता है, अन्यथा ये अनैतिक रूप से अभिहित किया जाएगा नहीं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो कैन नॉट दिया हुआ है, यह कैन नॉट नहीं आएगा, कर सकता है, बिना संदर्भ के भी जो है वो उसको बिना संदर्भ के भी जो है तथ्य को जो है कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ। क्या होगा, बोलो। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलो, एपीए शैली, आप लोगों ने एपीए स्टाइल पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, स्टाइल दिए हुए हैं आपके रिसर्च के जो टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड में। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च पेपर रिटन इन एपीए स्टाइल इन करेक्ट ऑर्डर। एपीए शैली में लिखित शोध पत्र के निम्नलिखित घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लगाइए, देख तो लो कितना आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। बोलिए, सबसे पहले क्या आता है, अगर याद हो तो किसी को, सबसे पहले क्या आता है, टाइटल पेज, अब इसमें नहीं है, ठीक है। सबसे पहला आता है टाइटल पेज, दूसरा क्या आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है आपका बॉडी, फिर क्या आता है आपका फिगर्स या टेबल्स, फिर टेबल्स और फिर आपका फिगर्स, इसके बीच में आता है आपका रेफरेंसेस, यहाँ पर रेफरेंस छूट गया है, ठीक है। अब बॉडी में आपका इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, मेथड्स भी आ जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, डिस्कशन भी आ जाएगा। बॉडी में क्या क्या आ जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, दूसरा आपका मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है, तीसरा आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब लगा लो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल पेज इसमें नहीं दिया हुआ है तो एब्स्ट्रैक्ट आएगा, चलो पहले आएगा एब्स्ट्रैक्ट। दूसरे में क्या आएगा, बॉडी, बॉडी में क्या क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, मेथड्स एंड रिजल्ट है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या आएगा, रेफरेंसेस, ठीक है, बी के बाद सी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, टेबल्स, ए आएगा, और चौथे पे आएगा फिगर। तो बी सी ए डी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अब ये देखो पूरे इसमें नहीं लिखा हुआ, तो ये इसका भी सीक्वेंस लगाने के लिए कभी भी आप सब लोगों से पूछ सकता है, तो ये सीक्वेंस भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिफ्रीबिंग। अब इस पे भी जो है एनटीए ने क्वेश्चन कई बार पूछा है और जनरली जो है इसको गड़बड़ कर देते हैं, नहीं पता होता है डिफ्रीबिंग क्या होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन डिफ्रीबिंग पे है, तो डिफ्रीबिंग क्या है, डिफ्रीबिंग बेसिकली अध्ययन समाप्त होने के बाद अध्ययन समाप्त जैसे रिसर्च पूरा हो जाता है, अध्ययन से मतलब है रिसर्च से, ठीक है। रिसर्च पूरा हो जाने के बाद या अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद जितने भी शोधकर्ता हैं उनके साथ की गई एक तरीके की बातचीत है,
ठीक है। अब उस बातचीत का उद्देश्य क्या होता है कि हमने रिसर्च के दौरान या अध्ययन के दौरान क्या क्या विधियां सीखी है, हमने क्या क्या सीखा है, कौन कौन सी विधियों को अपनाया है, और अगर इस दौरान कोई भी छल किया गया है तो उससे जो है किस तरह से सही किया जा सकता है। तो ये क्या है, बेसिकली शोध के बाद की गई एक तरीके की बातचीत है, ना कि पहले। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, मैंने क्यों बताया है, क्योंकि अभी आएगा। ठीक है। तो डिफ्रीविंग बेसिकली रिसर्च के बाद की जाती है, रिसर्च समाप्त हो जाने के बाद, अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद। क्या दिया हुआ है, डिफ्रीविंग ऑफ ए पार्टिसिपेंट्स टॉक टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्टडी रॉन्ग। ये किया जाता है बेसिकली रिसर्च कंप्लीट होने के बाद। दूसरा है डिसेप्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी। शोध के सहभागियों को अध्ययन के कुछ पहलू के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने का प्रचलन छल कहलाता है। बिल्कुल सही। और ये सब जो छल है इसको सही किसके द्वारा किया जाता है, डिफ्रीविंग के द्वारा। डिफ्रीविंग मतलब बातचीत करके बाद में। ठीक है। तो इसके बाद में सही किया जाए तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है। तो डिफ्रीविंग वर्ड याद रखना है, ये शोध के बाद की गई एक तरीके की बातचीत है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है इस सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन देखो पहले जैसा ही है, इसका ऑप्शन सही बताना है आप लोगों को। क्या हुआ, इस सैम्पलिंग टेक्निक इन विच यूनिट्स आर रैंडमली, पहले वहां पे इस वर्ड को पूछा था, randomly sampled from a population that has been divided into categories is called, बताओ। ए सैंपल टेक्निक्स प्रतिचयन तकनीक जिसमें वर्गों में विभाजित, किसमें विभाजित है, वर्गों में, यूनिट्स में विभाजित है, समष्टि से यादृच्छिक रूप से इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है, क्या कहलाती है, बताओ। कहलाती है आपका, बोलो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से डिफ्रीविंग पे है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पहला है आपका डिफ्रीविंग इन्वॉल्व्स रिवीलिंग द पर्पस ऑफ द रिसर्च टू द पार्टिसिपेंट्स। डिफ्रीविंग में भागीदारों को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही अध्ययन समाप्त हो जाता है तो डिफ्रीविंग के अंतर्गत उसके अध्ययन के उद्देश्य बताए जाते हैं, उसकी विधि, कौन कौन सी विधियों का यूज किया गया वो सब बताया जाता है, अगर किसी के द्वारा कोई छल किया गया तो वो बताया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, डिफ्रीविंग ऑफ पार्टिसिपेंट टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ स्टडी, गलत, ये बाद में किया जाता है, अभी पहले भी आया है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, एंड सेकंड क्या है आपका, इनकरेक्ट है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द की मेथड इन, सर्वेक्षण अनुसंधान। सर्वेक्षण सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट्स में किया जाता है, बोलिए। सर्वेक्षण यहाँ पर सेकंड पेपर, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉल साइंस होगा, किसी का समाजशास्त्र होगा, तो ऐसे सब बैठे हैं। तो आप सब अपने अपने से बताइए कि सबसे ज्यादा सर्वेक्षण अनुसंधान किस में किया जाता है, बोलिए। सोशियोलॉजी वाले सोच रहे होंगे कि ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया है, सोशियोलॉजी में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है सर्वेक्षण मेथड यूज किया जाता है समाजशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च आर डायरेक्टली लिंक्ड टू डिफरेंट विजन ऑफ, सामाजिक अनुसंधान की विधियां। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान की विधियां निम्नलिखित में से किससे विभिन्न दृष्टियों से सीधी जुड़ी होती हैं, बताइए। ये तो सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है, अगर इसका भी नहीं बताया तो थोड़ा सा और अच्छी तैयारी करिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। सोशल रिसर्च मेथड, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च किससे जुड़ी होती है, सोशल रियलिटी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक अनुसंधान प्रश्नों के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं, बताइए। कौन कौन से प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है, जिसमें बेसिकली गैर संख्यात्मक डेटा की बात की जाती है। ठीक है। जिसे अंतर्दृष्टि से देखने की जरूरत होती है। ठीक है। तो कौन कौन से, क्या वह नॉन परपोसिव हो सकता है, नहीं। निर्देश्य हो सकता है, नहीं। ठीक है। दूसरा, कॉज एंड कंसिक्वेंसेस होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। प्रेडिक्टिव होनी चाहिए, पूर्व कथनात्मक। इवैल्यूएटिव होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। तो ए हटा दो तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, बी सी डी ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोगों का, सम ऑफ द थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर, अनुसंधान में आंतरिक वैधता के खतरे कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं खतरे, बताओ। आंतरिक वैधता के लिए कौन कौन से खतरे हैं? पहला दिया हुआ है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, अर्ध प्रायोगिक डिजाइन। क्या ये आंतरिक वैधता के लिए खतरा है? नहीं। दूसरा दिया हुआ प्री टेस्टिंग, तीसरा एट्रिशन, हिस्ट्री और मैच्योरेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, ये क्या है, गिवन ब्लू आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ, सर्वे रिसर्च हैज द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स हु आर सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। सर्वेक्षण शोध में उन जवाबदाताओं की अधिक बड़ी संख्या में प्रतिचयन का लाभ होता है जिनका शोध के लिए चयन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया हुआ है कि रिसर्चर टू एडमिनिस्टर देयर ओन सर्वे डू नॉट हैव ऑप्शन एक्सेप्ट टू इट देमसेल्फ। अपने स्वयं के सर्वेक्षण का प्रबंध करने के वाले शोधकर्ताओं के समक्ष स्वयं द्वारा इसे करने को छोड़कर अनेक विकल्प नहीं होते, गलत होते हैं, अनेक विकल्प होते हैं। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, द मेन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एनकाउंटर्ड इन रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी आर। बोलिए क्या है? शोध अभिकल्प और पद्धति में वैधता के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ये तो मुझे सारे ही दिख रहे हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है, स्टैटिकल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। और आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया द कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स केयर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी टू प्रिपेयर एंड मेंटेन लिस्ट ऑफ क्वालिटी रिसर्च जर्नल्स। ठीक बात है, चलो। दूसरा दिया हुआ है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस 2020 हैज बीन पब्लिश्ड बाय केयर। मार्गदर्शन दस्तावेज उत्तम अकादमिक शोध अभ्यास केयर द्वारा प्रकाशित किया गया है? नहीं, यूजीसी के द्वारा। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे ही अभी 2 पार्ट और आएंगे आप लोगों के रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो वहां भी आपको ढेरों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी बार इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे उतनी बार कुछ नया ही देखने के लिए मिलेगा, और घुमा फिरा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके एनटीए ने इन क्वेश्चन को पूछा है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।